हेलो। डिजी लेसन्स फ्रॉम द हाउस ऑफ नवांकुर में आप सभी बच्चों का स्वागत है। कक्षा 6 विषय विज्ञान अध्याय 7 पौधों को जानिए। पौधों को जानिए। पौधे का नाम आते ही एक नया सा चित्र आँखों में आ जाता है। पहला तो जंगल, फिर ऑक्सीजन, फिर हमारा सारा वातावरण जो पौधों के कारण हरियाली से भरा होता है। जंगलों में कई तरह के बड़े बड़े वृक्ष होते हैं। सागौन के, बबूल के और भी जो जंगली वृक्ष होते हैं, पीपल शहरों में हम देखते हैं। आम के बड़े बड़े वृक्ष देखते हैं, कटहल के बड़े बड़े वृक्ष देखते हैं और भी कई छोटे वृक्ष भी होते हैं जो कि हरियाली देते हैं। झाड़ियाँ होती हैं और घास के धब्बे जो ज़मीन पे हमें दिखाई देते हैं, हरे हरे होते हैं। हम जब पौधे की बात करते हैं तो हमारे आँखों में इमारती लकड़ी आ जाती है। पौधे की जब हम बात करते हैं या जंगल की बात करते हैं तो जड़ी बूटियाँ हमारे आँखों के सामने आती हैं। हम कई जड़ी बूटियाँ जंगलों से प्राप्त करते हैं, इमारती लकड़ी यानी जंगलों से प्राप्त करते हैं। तो इस तरह से हम हरियाली को समझते हैं। अब जब हम पौधे की बात करते हैं तो हमारे आँखों में पौधे का एक चित्र आता है। अब जब पौधे का चित्र आता है तो हम देखते हैं कि पौधे में कौन कौन से भाग होते हैं जो कि उसमें मुख्य हैं। जैसे मैं आपको बताऊं, जड़ होता है, पौधों में पत्तियां होती हैं, पौधों में तने होते हैं जिसके कारण पौधा सीधा खड़ा होता है, पौधों में फूल होते हैं, पौधों में फल होते हैं। इस तरह से एक पौधा बनता है। अब मैं चित्र के द्वारा आपको बताऊं तो आप देखेंगे ये चित्र आपका जड़ दिखाई दे रहा है। ये आपको पौधा यानी पौधे का जो पत्तियां होती हैं वो दिख रहा है। इसी तरह से ये फल दिख रहा है, इसी तरह से ये फूल दिख रहा है और ये मुख्य आपका तना दिखाई दे रहा है। तो इस तरह से हम पौधे को समझते हैं कि ये पौधा है। अब हम आगे बढ़ें। पौधे छोटे भी होते हैं, बड़े बड़े भी होते हैं। जो बड़े बड़े भी होते हैं उन्हें हम वृक्ष कहते हैं, जो काफ़ी लंबे लंबे होते हैं। और जो छोटे होते हैं और कुछ पौधे ऐसे तो झाड़ी टाइप के होते हैं। तो हम पहचान लें कि किसको हम, जैसे ये पौधों के ही प्रकार हैं, शाख, झाड़ियाँ या वृक्ष। हम समझ लें, हम जान लें कि शाख क्या होता है, झाड़ियाँ हम किसे कह सकते हैं या वृक्ष हम किसे कह सकते हैं। तो जैसे मैं बात करूं शाख की, ध्यान देना आप, शाख की बात करता हूं तो ये मैंने निशान लगा दिया है शाख पे। अब जब शाख की बात कर रहे हैं तो शाख की परिभाषा भी समझना ज़रूरी है कि शाख को हम कैसे परिभाषित करते हैं। तो आप देखें, शाख की परिभाषा दूं तो हरे एवं कोमल तने वाले पौधे शाख कहलाते हैं। ये संभवतः छोटे होते हैं। यानी परिभाषा के अनुसार शाख हम कैसे पहचानेंगे? पहले तो इसके तने हरे होते हैं, कोमल होते हैं और सामान्यतः ये छोटे होते हैं।
ऐसे को पौधों को हम शाक कहते हैं। ये मैं परिभाषा को पूरा चिह्नित करूँगा, आप देखेंगे। अब हम झाड़ियों को समझेंगे। झाड़ी किसे कहते हैं? ध्यान से देखिएगा आप, झाड़ी किसे कहते हैं। कुछ पौधों में शाखाएं तने के आधार के समीप से निकलती हैं। तना कठोर होता है परंतु अधिक मोटा नहीं होता, इन्हें झाड़ी कहते हैं। तना कठोर तो होता है लेकिन मोटा नहीं होता, और पौधों की शाखाएं तने के आधार के समीप से निकलती हुई दिखाई देती हैं, इन्हें हम झाड़ी कहते हैं। अब वृक्ष की बात करें। वृक्ष आप सुनते से ही समझ जाएंगे कि बड़े बड़े लंबे लंबे पेड़। जैसे मैं आपको परिभाषा बताऊं, कुछ पौधे ऊंचे होते हैं तथा इनके तने सुदृढ़ एवं गहरे होते हैं, मजबूत होते हैं। इनमें शाखाएं भूमि से अधिक ऊंचाई पर तने के ऊपरी भाग से निकलती हैं, इन्हें वृक्ष कहते हैं। इन्हें क्या कहते हैं? वृक्ष कहते हैं। अब वृक्ष को हम चित्र के द्वारा भी समझ लें कि वास्तव में वृक्ष कैसा होता है। तो ये वृक्ष होता है। अब हम आते हैं तने की ओर। तना, जो कि एक पौधे का मुख्य भाग होता है, तने के कारण ही पौधा सीधा खड़ा होता है। अब जब तने की बात कर रहे हैं तो कुछ पौधों के तने कमज़ोर होते हैं या कुछ पौधों के तने किसी ढांचे के सहारे ऊपर की ओर बढ़ते हैं। अब जब मैं कमज़ोर की बात कर रहा हूँ तो ये भूमि पर जो ज़मीन होती है उस पर हमें सोई अवस्था में या उस भूमि के ऊपर बिछे हुए दिखते हैं। इन्हें हम विसर्पी कहते हैं, विसर्पी लता कहते हैं। ये विसर्पी लता देखिए, इसे हम विसर्पी लता कहते हैं। और जो विसर्पी लता का प्रकार होता है जो ज़मीन पे लेटे हुए अवस्था में होते हैं, तो ये चित्र के द्वारा मैं आपको बताऊं, ये ज़मीन पर लेटे हुए दिखाई दे रहे हैं। यानी ये कद्दू हो सकते हैं, तरबूज हो सकते हैं, खरबूज हो सकते हैं। इस तरह के ये पौधे होते हैं जो कि ज़मीन पे होते हैं। दूसरा एक और तना जो कमज़ोर होता है लेकिन किसी ढांचे के सहारे से ये ऊपर की ओर चढ़ता है, इसे आरोही लता कहते हैं। आरोही के उदाहरण जैसे मैं दे दूं, पहले ये चित्र देखें। ये है आरोही लता। तो इसके कुछ उदाहरण मैं जैसे दूं, आप अंगूर खाते हैं, यह भी एक आरोही लता का उदाहरण है। आप सेम खाते हैं, यह भी एक आरोही लता का उदाहरण है। आप लौकी लेते हैं, यह भी आरोही लता का उदाहरण है। मनी प्लांट, जो कि सभी लोग अपने अपने घरों पे लगाते हैं, यह भी किसी ढांचे के सहारे से ऊपर की ओर बढ़ते दिखाई देते हैं। जो यानी ढांचे के सहारे से ऊपर चढ़ जाते हैं, ऐसे लता को आरोही लता कहते हैं। आरोही लता, ऐसे लताओं को आरोही लता कहते हैं।
अब ये तो कमज़ोर लता की हमने बात कर ली। अब आते हैं लता यानी तना की कमज़ोर तने की बात कर ली। अब आते हैं जो कि गहरे होते हैं, कठोर होते हैं और सुदृढ़ होते हैं, जिनके सहारे से पेड़ खड़ा होता है। ऐसी लताओं के बारे में हम अब चर्चा करेंगे। हम सभी जानते हैं कि जब हम पेड़ों को पानी देते हैं, जड़ों को पानी देते हैं, तो जड़ों से वह पानी तना के द्वारा पूरे वृक्ष में या पूरे पेड़ में पहुंच जाता है। पत्तियों को पानी मिल जाता है, फूलों को पानी मिल जाता है, फलों को पानी मिल जाता है और बाकी जितनी भी शाखाएं हैं उन सभी को पानी मिल जाता है। लेकिन अब ये पानी कैसे पूरे वृक्ष को पहुंचता है, यह भी हम एक प्रयोग के द्वारा समझेंगे। हम जड़ में पानी देते हैं, जड़ से पानी तने में जाता है और तने से पूरे वृक्ष में पानी पहुंच जाता है। अब हम इस प्रयोग को समझेंगे। हम एक गिलास पानी लेंगे और एक गिलास पानी में लाल रंग डाल देंगे। अब हम एक तना काट के लाएंगे और तने को उस लाल पानी में डुबोकर रख देंगे। कुछ देर तक हम तने को उस पानी में डुबोकर रखेंगे और कुछ समय पश्चात जब हम उसको बाहर निकालेंगे तो हम उस तने को बीचों बीच काटेंगे। इस तरह से बीचों बीच काटेंगे। हम देखते हैं कि कटे हुए तने में आपको लाल लाल दिखाई देता है, यानी तने ने पानी को खींचा। खींचने का जो कार्य होता है उसे संवहन कहते हैं। संवहन प्रक्रिया द्वारा तना पानी को खींचता है और पूरे वृक्ष को पानी पहुंचाता है। यानी जब तना पानी खींचता है तो उस क्रिया को संवहन क्रिया कहते हैं। अब पेड़ का या पौधे का मुख्य अंग जो कि पत्ती होता है उसकी चर्चा करें। पत्ती के बारे में जानकारी प्राप्त करें। वैसे तो पत्ती आपको हरी हरी हर कहीं पे दिखाई देती है। पीपल का पत्ता हो, चाहे फूलों के पेड़ों का पत्ता हो, या केले का पत्ता हो, या घास का पत्ता हो, हमें ये हरे हरे से दिखाई देते हैं। अब पत्ते की पूरी जानकारी हम प्राप्त करें तो हम एक पत्ता तोड़ के लाते हैं। इस तरह का एक पत्ता ले लेंगे। वह किसी भी वृक्ष का हो सकता है, किसी भी पेड़ का हो सकता है, किसी भी पौधे का हो सकता है। अब हम उस पत्ते को समझें कि ये इसमें जो नाम आपको दिखाई दे रहे हैं चित्र में, उन नामों को समझें। यह आपको तना दिखाई दे रहा है। पत्ते का जो भाग तने से जुड़ा होता है उसे पर्णवृंत कहते हैं। इसी तरह से पत्ता हरा और चपटा होता है। इस भाग को फलक कहते हैं और ये पलटल भी होता है। तो इस तरह से हम पत्ते के भाग को समझ जाते हैं। अब पत्तों में कई सिराएं होती हैं, उन सिराओं के बारे में भी हम चर्चा करेंगे। हम जैसे मैंने बोला कि एक पीपल का पत्ता ले लेंगे और पीपल के पत्ते को हम टेबल के ऊपर रख देंगे। जैसे जैसे हम पढ़ेंगे वैसे वैसे हम उसका मिलान करते जाएंगे। जैसे यहाँ पे सिराओं की बात होती है तो निश्चित है जब पत्ता होता है तो उसमें कई सिराएं होती हैं जो पतली पतली होती हैं। तो
कुछ सिराएं जिसमें से एक मुख्य सिरा होती है मध्य में, वह मोटी होती है। तो हम मोटी सिरा की बात करें या अन्य सिराओं की बात करें तो आप ध्यान से देखेंगे, पत्ती की इन रेखांकित जो रेखित होती है, पतली पतली दिखाई देती है, इन संरचनाओं को सिरा कहते हैं। यानी पत्तियों में जो रेखाएं दिखाई देती हैं, उन रेखाओं को हम सिराएं कहते हैं। अब जब हम पीपल का पत्ता देखते हैं तो पीपल के पत्ते के बीच में एक मोटा सा सिरा दिखाई देता है मध्य में। तो चूंकि यह मध्य में है इसलिए इसे मध्य सिरा कहते हैं। पत्तियों पर सिराओं द्वारा बनाए गए डिजाइन को सिरा विन्यास कहते हैं। समझें ये आप कि हम किस तरह से सिराओं को समझाने का प्रयास कर रहे हैं। अभी हमने बोला कि पत्तियों पर सिराओं द्वारा बनाए गए डिज़ाइन को सिरा विन्यास कहते हैं। यदि यह डिज़ाइन मध्य सिराओं के दोनों ओर जाल जैसा है तो यह सिरा विन्यास जाली का रूपी होता है। इसको सबसे अच्छे तरीके से समझें तो हम क्या करते हैं, पत्ते को लेते हैं और उसको हम सुखो लेते हैं। सुखाने के बाद पत्ते का जो हरापन होता है वह ख़त्म हो जाता है और पत्ता हमें जाली रूपी दिखाई देने लगता है। तो जो जाली आपको दिखाई देती है वह छोटी और थोड़ी सी मोटी सिराओं से बनी होती है और इसी जाली रूपी सिरा को जाली रूपी कहते हैं। जो जाली दिखाई देता है इसी को जाली रूपी कहते हैं। अब हम आगे चर्चा करें सिराओं की, तो पत्तियों में यह सिराएं दूसरे के अन्य जो पत्तियों में सिराएं होती है एक दूसरे के समांतर भी होती हैं। यदि सिराएं एक दूसरे के समांतर होती हैं तो इन्हें सिरा विन्यास कहते हैं। अब ये पत्ता मैं आपको अच्छे से समझाने का प्रयास कर रहा हूँ, आप ध्यान से देखें। ये हमारे पास पत्ता है, इसको हम समझें। जैसे मैं पहले बताऊं, ये मोटा सा निशान मैंने बना दिया। ये जो निशान बनाया है ये मोटा है और मध्य में है, इसलिए मध्य सिरा कहते हैं। इसी प्रकार आपको ये सिराएं दिखाई दे रही हैं। ये सारी सिराएं एक दूसरे के समानांतर हैं, इसलिए इसे समांतर सिराएं कहते हैं। अब इसी पत्ते को हम जब सुखो लेंगे, सुखाने के बाद ये पूरा पत्ता जाली रूपी दिखाई देता है, तो इसे जाली रूपी विन्यास कहते हैं या सिराएं कह सकते हैं। अब इसी तरह से एक घास का पत्ता दिखाई दे रहा है। घास में जो सिराएं होती हैं वह सभी आपको समांतर दिखाई देती हैं। तो इस तरह पत्ते की संरचना को हम समझने का प्रयत्न करते हैं। आगे बढ़ें। पत्तियों में नमी होती है और पत्तियों में जब नमी होती है तो उसमें से ऊर्जा यानी बाष्प उत्सर्जन होता है, यानी बाष्प निकलता है। अब हम इसको कैसे समझें, एक छोटा सा प्रयोग करें। एक तना काट के लाएं पेड़ में से और उसमें कुछ पत्ते हों। कुछ पत्तों के ऊपर हम एक पॉलीथीन से बांध देंगे और कुछ समय के लिए उसको रख देंगे। कुछ समय पश्चात हम देखते हैं कि जो पॉलीथीन है उसके भीतरी सतहों पर बाष्प दिखाई देता है।
तो इससे सिद्ध होता है कि पानी में नमी होती है, और वही नमी यदि हम पॉलीथीन से बांध देते हैं तो वाष्प बनकर उड़ती है, और उड़ जब उड़ती है तो ये जो पॉलीथीन होता है उसके भीतरी सतह पर इकट्ठा हो जाती है, यानी पत्तियों में वाष्प होता है। पत्तियों में छोटे 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 बूंदें यानी छेद होती हैं, और उन्हीं छेदों से यह वाष्प निकलता है, नमी निकलती है, और इस नमी निकलती हुई नमी को वाष्प उत्सर्जन कहते हैं। ये मैं चित्र के द्वारा आपको बता दूं कि वाष्प उत्सर्जन किसे कहते हैं। आप ध्यान दें, ये वाष्प उत्सर्जन आपको दिखाई दे रहा है। प्रकाश संश्लेषण का नाम आप सभी ने सुना होगा। प्रकाश संश्लेषण आप सभी देखते होंगे, और ये प्रकाश संश्लेषण होता क्या है आप सुनेंगे और समझेंगे। यानी पौधे अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, और ये प्रकाश संश्लेषण उनको भोजन बनाने में मदद करता है। जल एवं कार्बन डाइऑक्साइड का प्रयोग करते हुए प्रकाश की उपस्थिति में ये पेड़ पौधे अपना भोजन तैयार करते हैं। इस प्रक्रिया में ऑक्सीजन निष्कासित होती है। पत्तियों द्वारा संश्लेषित भोजन अंततः पौधों के विभिन्न भागों में मंडल के रूप में संग्रहित हो जाता है। ये प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया होती है। उसमें जल की उपस्थिति, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड की उपस्थिति, और उसमें प्रकाश की उपस्थिति होती है। तो इस तरह के प्रक्रम को प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। प्रकाश संश्लेषण से पौधे अपना भोजन बनाते हैं। अब आता है जड़। जड़ पौधों का मुख्य अंग होता है। जड़ क्या होता है? पौधों का मुख्य अंग होता है, और यही जड़ पानी खींचकर या सोखकर पूरे वृक्ष में पहुंचाती है तनों की सहायता से। अब जड़ ये आपको दिखाई दे रहा है, ये एक जड़ दिखाई दे रहा है, ये भी एक जड़ आपको दिखाई दे रहा है। अब जड़ मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है मूसला जड़, और दूसरा होता है रेशेदार जड़। उसको हम समझेंगे, उसके पहले हम एक प्रक्रिया के द्वारा जड़ को घर में ही समझते हैं। हमारे घरों में चना होता है, या साबुत दालें होती हैं। थोड़ा सा चना या दाल को हम भिगो देते हैं और उसके पानी को पूरा निकाल देते हैं। एक दिन रखने के पश्चात आपको उन दाल में या चने में से सफ़ेद सफ़ेद जड़ निकलती हुई दिखाई देती है। तो इसी को जड़ कहते हैं। बीजों के द्वारा जो जड़ निकलती हुई दिखाई देती है, इसी को जड़ कहते हैं। अब जड़ को जैसे हम समझें, जड़ मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं, एक मूसला जड़ और ये एक रेशेदार जड़। मूसला जड़ क्या होता है और रेशेदार जड़ क्या होता है, समझें। मुख्य जड़ को रेशेदार जड़ कहते हैं। जैसे यहाँ पे इस चित्र में दिखाया गया है कि जो जड़ है वो पतली सी दिखाई देती है और छोटी छोटी पार्श्व जड़ें दिखाई देती हैं। तो इस जड़ को मूसला जड़ कहते हैं, और बी जड़ को रेशेदार जड़ कहते हैं। रेशेदार जड़ क्या होता है, जरा आप समझें और सुनें।
सभी जड़ें एक समान दिखाई देती हैं, इन्हें जकड़ा जड़ या रेशेदार जड़ कहते हैं। इसमें कोई भी जड़ मुख्य नहीं होती है। सभी जड़ें एक समान दिखाई देती हैं, इन्हें जकड़ा जड़ या रेशेदार जड़ कहते हैं। ठीक है बच्चों, अब आगे बढ़ें। तो इस तरह से हमने जड़ के बारे में बताया। पहले मैंने क्या बताया आपको? वृक्ष। वृक्ष कहाँ पे मिलते हैं, कहाँ से हम वृक्षों को जंगलों से हम देखते हैं, जंगलों की हरियाली से हम समझते हैं वृक्षों से हमें ऑक्सीजन मिलती है। और इस तरह से हम वृक्ष के जो जो अंग होते हैं उन अंगों को समझते हुए वृक्ष को, पेड़ को पूरा समझने का प्रयास करते हैं। बच्चों, आपने इस पाठ को यहाँ तक समझा। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।